गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाले स्क्रीन विजिबल है बच्चे? ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या हम सुबह क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे थे। क्रोमोसोम के बारे में बात करने से पहले हमने ये बोला था कि डिवीजन का आइडिया लेना पड़ेगा। डिवीजन का थोड़ा आइडिया दिया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में हो गया था। उसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, फिर अपन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं थोड़ा डिटेल में। हमने बात की कि जब डिवीजन होता है तो डिवीजन के टाइम सबसे पहला फेज आता है, उस फेज को बोलते हैं इंटरफेज, और जो सेकंड फेज आता है उसको बोलते हैं एम फेज। एम फेज और इंटरफेज, इंटरफेज को बच्चे 3 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। G1, सेकंड है वो है S, और बच्चे थर्ड है वो है G2। सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर्स के अंदर ही नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरफेज की करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस बताइए। करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी? G1S G2। कई लोग G1 G2S बताते हैं, अरे G1 G2S नहीं होती है, क्या होती है? G1S G2। बच्चे, एम फेज जब चलता है तो एम फेज के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन किया जाता है, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं तो प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट होता है तो फिर हम करते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया जाता है तो प्रोसेस को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस बच्चे 4 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, और वो 4 सब फेजेस क्या है? एक है प्रोफेज, सेकंड है बच्चे मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, और फोर्थ है टीलोफेज। इनको भी आपको सीक्वेंस से याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा? प्रोफेज, उसके बाद में क्या आएगा? मेटाफेज, उसके बाद में क्या आएगा? एनाफेज, और उसके बाद में क्या आएगा? टीलोफेज। ठीक है जी। अब हम एक सेल ले रहे हैं, वो जीवन के अंदर प्रेजेंट है, और उसके अंदर 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, समझने के लिए ले रहे हैं। और उसके अंदर बच्चों क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन भी क्या है? 1। आपको मैंने बता रखा है जीवन के अंदर क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, यानी जीवन किसका पार्ट है? इंटरफेज का। और इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता है। क्या विजिबल होता है? क्रोमेटिन। क्या होता है? क्रोमेटिन। और आपको मैं सुबह ये भी बता चुका हूं कि जितने क्रोमेटिन होंगे एक्चुअल में उतने आगे जाके क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। यस और नो? समझने के लिए हम बच्चों 1 सेल ले रहे हैं, और इस सेल के अंदर 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस 1 न्यूक्लियस के अंदर 1 क्रोमेटिन है। तो बताइए क्रोमेटिन के नंबर कितने? अरे कितना है? 1। और हम बोल रहे हैं इस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी कितना है? 1। कितना है बच्चे? 1। अब देखो, आगे जब एस फेज में जाते हैं तो एस फेज में जाते ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो बच्चों ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन के इनसाइड डीएनए कंटेंट हो जाता है डबल। जब डीएनए कंटेंट डबल होता है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि क्रोमेटिन के नंबर डबल हो जाएंगे। क्रोमेटिन के इनसाइड डीएनए डबल हो रहा है तो क्रोमेटिन के नंबर तो रहेंगे सेम ही, और अगर सेम रहेंगे तो क्रोमेटिन कितना होगा? 1। और इसके अंदर डीएनए कितना हो गया है? 2। तो बताइए डीएनए कंटेंट डबल कहां होता है? एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? एस फेज में। जब बच्चों G2 फेज में जाते हैं तो G2 फेज के अंदर क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिन, उस क्रोमेटिन में कोई चेंज नहीं होता है।
डीएनए अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो हम बोलेंगे G2 फेज के अंदर क्रोमेटिन कितना होगा 1 और डीएनए कितना रहेगा 2। अरे ठीक है। जब बच्चों हम प्रोफेज में जाएंगे तो प्रोफेज में जाते ही न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी हो जाता है डिसअपियर। जब बच्चों डिसअपियर होगा तो साथ में ही क्रोमेटिन और क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा स्टार्ट। तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट कहां होता है? प्रोफेज। जब प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर यहां पर क्रोमोजोम बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब क्रोमोजोम बनना स्टार्ट हो, मैंने बोला है कंप्लीट क्रोमोजोम नहीं बना है, क्या बोला है? स्टार्ट हुआ है। अगर स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी थिक स्ट्रक्चर नजर आएगी। उस थिक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा बच्चे? क्रोमोजोम। क्या बोला जाएगा? क्रोमोजोम। अब इस जितने क्रोमोजोम इसके अंदर देखेंगे तो जितने डीएनए पहले हैं वही डीएनए बच्चों आगे आएंगे। तो इसके अंदर डीएनए आपको कितने नजर आएंगे? 2। अरे कितने आएंगे? 2। ये आपको कंप्लीट क्रोमोजोम नजर आ रहा है? नहीं, अभी तक बच्चों इसका कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं हुआ। अगर कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं हुआ है तो अभी क्लियर कट क्रोमोजोम विजिबल नहीं है। जब क्रोमोजोम का कंप्लीट कंडेंसेशन होगा तभी अपने को क्लियर कट क्रोमोजोम विजिबल होगा। अब क्लियर कट जब क्रोमोजोम हमें विजिबल होता है तो उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है ये पहले समझ से बच्चों। जब क्लियर क्रोमोजोम दिखता है तो उसके अंदर क्रोमेटिड और क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल होते हैं। क्रोमेटिड क्या होंगे? क्लियरली विजिबल। ये क्रोमेटिड क्या होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। ये मैंने आपके सामने बच्चों एक क्रोमोजोम बनाया है। इस क्रोमोजोम के अंदर आपको पार्ट नजर आएगा। क्रोमोजोम के पार्ट को बोला जाता है क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड। और इस क्रोमेटिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहेगा 1। कितना डीएनए प्रेजेंट रहेगा? 1। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पार्ट क्या है बच्चे? क्रोमेटिड। अरे क्या है? क्रोमेटिड। और बच्चों ये जो यहां से लेकर यहां तक पूरा पार्ट है ये भी क्या है? क्रोमेटिड। ये जो क्रोमेटिड का हाफ पार्ट है, ये जो क्रोमेटिड का हाफ पार्ट है इसको बोला जाता है आर्म। क्या बोला जाता है? आर्म। ये है आर्म। और क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड है वो क्रोमेटिड जिस पार्ट में बच्चों आपस में अटैच रहते हैं उस पार्ट को क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। क्या बोला जाएगा? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट रहती है दोनों तरफ। तो उन प्रोटीन डिस्क को बोला जाता है काइनेटोकोर। क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। समझ में नहीं आया होगा कईयों को, उनके लिए फिर से बोल रहा हूं। पहला पॉइंट तो ये आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए कि क्रोमेटिन और क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं। क्रोमेटिन क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमेटिड होता है पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है जी। समझाने के लिए आपके सामने क्रोमोजोम बनाया है और ये है क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम के अंदर बच्चों ये यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है ये क्या है? क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड। और इस इधर वाले पार्ट में भी यहां से लेके यहां तक ये पार्ट क्या है? क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमेटिड है, क्या एक पॉइंट पे ज्वाइंट है? जिस पॉइंट पे क्रोमेटिड ज्वाइंट है उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सेंट्रोमियर। क्या बोला जाएगा? सेंट्रोमियर। ये बच्चों क्रोमेटिड का हाफ पार्ट है। अगर क्रोमेटिड का हाफ पार्ट है तो इसको क्या बोला जाएगा? आर्म। क्या बोला जाएगा? आर्म। तो क्या ये भी आर्म है और ये भी क्या है? आर्म। यस और नो? अब देखो ये जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है इस सेंट्रोमियर के ऊपर बच्चे दोनों तरफ प्रेजेंट रहेंगे प्रोटीन के डिस्क। जो प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट है उनको क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन्हीं काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है जी। अब आप ये बताइए जो आपके सामने क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम के अंदर क्रोमेटिड कितने? अरे क्रोमेटिड कितने? 2। आर्म्स कितनी है? 4। बच्चों सेंट्रोमियर कितना है? एक है ना? एक ये सेंट्रोमियर, दो नहीं है। सेंट्रोमियर कितना है? एक। काइनेटोकोर कितने हैं? 2। ठीक है जी। अच्छे से क्लियर है? ये आपके सामने मैंने कंप्लीट क्रोमोजोम बनाया है। इसका कंपैरिजन आप इससे करो। क्या ये बच्चों आपको क्लियरली विजिबल क्रोमोजोम है? नहीं, लेकिन हम आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि आगे जाके क्रोमोजोम जब बनेगा तो इसके अंदर क्रोमेटिड कितने होंगे? 2। क्योंकि इसके अंदर डीएनए कितने नजर आ रहे हैं? 2। जब बच्चों हम आगे जाते हैं और आगे जाते हैं बच्चे मेटाफेज के अंदर, कहां पे? मेटाफेज में। और जब मेटाफेज में जाते हैं तो क्रोमोजोमल मटेरियल का कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है।
जब क्रोमोजोमल मटेरियल का कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है तो क्रोमोजोम यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है। जब हमें क्रोमोजोम की स्टडी करनी है तो बच्चे कंप्लीट क्रोमोजोम लेके स्टडी करनी है या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। और कंप्लीट क्रोमोजोम बच्चों कहाँ पे विजिबल होता है? मेटाफेज। तो क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी कहाँ की जाती है? मेटाफेज। अरे कहाँ पे? मेटाफेज। तो क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी स्टडी कहाँ की जाएगी? मेटाफेज। जब बच्चों मेटाफेज से आगे जाएंगे तो अगले फेज का नाम है एनाफेज। और इस एनाफेज के अंदर जाते ही एक एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है और वो एंजाइम इन क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर में लगा देता है कट। जब सेंट्रोमियर में कट लगा देगा तो क्या सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा? तो सेंट्रोमियर डिवीजन कहां पे होता है? एनाफेज। जब बच्चों सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा तो अब आपको क्रोमोजोम नजर आएंगे या सिंगल सिंगल क्रोमेटिड? सिंगल सिंगल क्रोमेटिड। जो बच्चों एनाफेज के अंदर सिंगल क्रोमेटिड होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्रोमोजोम। यानी एनाफेज के अंदर जो सिंगल क्रोमेटिड होंगे उन्हीं को क्या बोला जाएगा? क्रोमोजोम। तो बताइए क्रोमोजोम क्या टू टाइप के हो गए? एक तो बच्चों डबल क्रोमेटिड क्रोमोजोम और दूसरा सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोजोम। डबल क्रोमेटिड क्रोमोजोम कहां पे विजिबल होता है? क्या बच्चों प्रोफेज एंड मेटाफेज? क्लियरली विजिबल तो कहां होता है? मेटाफेज। लेकिन क्या प्रोफेज में भी फॉर्म हो जाता है? सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोजोम कहां पे बनता है? एनाफेज। और आगे जाएंगे टीलोफेज में तो वहां पे भी दिखेगा। तो सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोजोम कहां कहां दिखता है? एनाफेज एंड टीलोफेज। डबल क्रोमेटिड क्रोमोजोम प्रोफेज एंड मेटाफेज। जब बच्चों एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर का डिवीजन किया जाता है तो आफ्टर सेंट्रोमियर डिवीजन इन क्रोमोजोम को अपोजिट पोल पे खींचा जाता है। जब अपोजिट पोल पे क्रोमोजोम को मूव करवाया जाएगा तो कंडीशन कैसी बनेगी वो समझा रहा हूं। ये आपके सामने इमेजिन करना है, ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम का काइनेटोकोर है। तो यहाँ पर क्या अटैच होगा? स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर उस पोल के ऊपर इस क्रोमोजोम को खींचेगा तो क्या क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर आगे होगा? क्या आर्म्स पीछे होगी? अगर सेंट्रोमियर आगे होगा आर्म्स पीछे होगी तो क्या क्रोमोजोम की स्पेशल शेप बनेगी? तो क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम की स्पेशली शेप स्टडी कहां की जाती है? एनाफेज। कहां पे की जाती है? एनाफेज। बच्चों मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप भी आता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप भी आता है, लेकिन स्पेशली शेप स्टडी कहां की जाती है? एनाफेज। जब हम टीलोफेज के बारे में बात करें तो टीलोफेज के लिए मैं एक ही वर्ड यूज में लूंगा, रिवर्स प्रोफेज। क्या है बच्चे? रिवर्स प्रोफेज। रिवर्स प्रोफेज का मतलब क्या है? क्या प्रोफेज से उल्टा? अरे बोलो। प्रोफेज से उल्टा होगा तो क्या होगा? प्रोफेज से उल्टा होगा तो ये रहेगा बच्चे, उसके अंदर होगा ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म और क्रोमोजोमस क्रोमोजोम का हो जाएगा डीकंडेंसेशन। क्या हो जाएगा? डीकंडेंसेशन। आप तो अब मुझे जो मैं पूछ रहा हूं उसके आंसर देते जाए। बच्चों प्रोफेज और प्रोफेज के अंदर क्रोमोजोम कितने? अरे बोलो। क्रोमेटिड कितने? अरे क्रोमेटिड कितने हैं? 2। डीएनए कितना है? श्योर। 1 क्रोमोजोम, क्रोमेटिड कितने? 2 और डीएनए कितना है? 2। तो बताओ क्रोमोजोम डबल क्रोमेटिड या सिंगल? डबल। अरे डबल क्रोमेटिड या सिंगल? डबल। बच्चों मेटाफेज के अंदर क्रोमोजोम नंबर बताओ? 1। क्रोमेटिड बताओ? 2 और डीएनए कितना है? 2। ठीक है जी। एनाफेज के अंदर क्रोमोजोम बताइए? 2। बच्चों क्रोमेटिड कितने? 2। डीएनए कितना? 2। बताइए क्रोमोजोम नंबर डबल कहां होते हैं? एनाफेज। डीएनए अमाउंट डबल कहां होती है? एस फेज। याद रखना है क्रोमोजोम नंबर डबल कहां होते हैं? एनाफेज। डीएनए अमाउंट डबल कहां होती है? एस फेज। ठीक है जी। ये आप लोगों को बेसिक आइडिया दिया गया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आंसर्स दें आप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? एस फेज। ऑनलाइन वाले भी आंसर दें। इसके अलावा क्रोमोजोम नंबर डबल कहां होते हैं? अरे कहां पे? एनाफेज। सेंट्रोमियर डिवीजन कहां होता है? एनाफेज। क्रोमोजोम कंप्लीट कंडेंसेशन कहां होता है? मेटाफेज। क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी स्टडी कहां की जाती है? मेटाफेज। सेंट्रोमियर डिवीजन कहां? अरे कहां पे? एनाफेज। क्रोमोजोम शेप स्टडी कहां है? ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म डिसअपियर क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट है। क्रोमोजोम डीकंडेंसेशन कहां? टीलोफेज। ठीक है।
डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम कहां पे विजिबल होंगे? प्रोफेज एंड मेटाफेज। सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब क्लियर है अच्छे से? आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्या आता है बच्चे? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ऑनलाइन वाले समझ में तो आ रहा है? क्या बता, दोपहर का टाइम हो। थोड़ी डाइट सही ले ली हो। ऐसा तो नहीं है? ठीक है, शाम का टाइम है क्या? ठीक है, ठीक है। मेरे को तो लगा दोपहर का है। करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। कई लोग लाफिंग गैस सूंघ के आते हैं क्या? हाँ? क्या बता, कोई हॉस्टल में लाफिंग गैस वाला रूम हो, उसके अंदर जाते हैं, पूरे टाइम ही हंसते रहते हैं। हंसना अच्छी बात है, लेकिन पूरे टाइम हंसना अच्छी बात नहीं है। फिर वो दूसरी कैटेगरी में आने लगते हैं। समझदार कोई सारा।
आपके सामने बच्चों क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर रखी है। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कितने विजिबल है? 2। अगर डीएनए 2 है तो ये क्रोमोसोम क्या डबल क्रोमेटिड है? अरे बोलो। और डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम कहाँ मिलता है? प्रोफेज एंड मेटाफेज। बच्चों अगर हमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो कंप्लीट क्रोमोसोम लेंगे, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। और कंप्लीट क्रोमोसोम कहां दिखता है? मेटाफेज। तो आपके सामने मैंने क्रोमोसोम बनाया, कौन सा है? मेटाफेज क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अराउंड आपको एक लाइनिंग नजर आ रही है, इसको आप मेम्ब्रेन मत समझ लेना। क्रोमोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मैंने समझाने के लिए लाइनिंग बनाई है। समझाने के लिए क्या बनाई है? लाइनिंग। अब इस क्रोमोसोम में हम देखेंगे तो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट नजर आएंगे। जब क्रोमोसोम के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट नजर आएंगे तो बच्चों 2 कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट नजर आते हैं। एक कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट ऐसा होता है जिसके ऊपर प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट रहती है। दूसरा कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट ऐसा होता है जिसके ऊपर प्रोटीन की डिस्क एब्सेंट होती है। बच्चों प्रोटीन की डिस्क जिस कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है उस कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट को बोला जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। बच्चों अगर अपनी सेल की बात करें तो अपनी सेल, उस अपनी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते, और उन 46 के 46 क्रोमोसोम के अंदर आपको मिलेगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर। यानी सभी क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है? सेंट्रोमियर। बच्चों इस सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट रहती है। उस प्रोटीन डिस्क को बोला जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, इस काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर को अटैच करना। तो बच्चों क्रोमोसोम के कौन से पार्ट पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं? काइनेटोकोर। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में अगर आपको काइनेटोकोर नहीं मिले तो फिर क्या टिक करना है? सेंट्रोमियर। क्या टिक करना है? सेंट्रोमियर। समझ तो पा रहे हो? जब बच्चों हम आगे देखेंगे तो इस क्रोमोसोम के अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट और नजर आ रहा है। जो बच्चों सेकंड नंबर का कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट है इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे? बच्चे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट रहेगी, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर कभी भी प्रोटीन डिस्क नहीं होगी। यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेकेंडरी छोड़ दिए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके ऊपर कभी भी काइनेटोकोर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ये आता है, क्या सभी क्रोमोसोम के अंदर, क्या सभी क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है? नहीं, सभी क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं मिलता। कुछ ही नंबर के क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है। अपनी बात करें तो अपने कौन कौन से नंबर के क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है? 13, 14, 15, 21, 22। कौन कौन सा? 13, 14, 15, 21, 22। बच्चों आप सभी जानते हो अपनी वन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो 13 की कॉपी 13 है, 14 की कॉपी 14 है, 15 की कॉपी 15 है। बच्चों 21 की कॉपी 21 है और 22 की कॉपी 22 है। तो बताओ कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा? 5 पेयर्स। अरे कितने? 5 पेयर्स। तो आपके सामने जो क्रोमोसोम बनाया गया है ये क्रोमोसोम क्या 1 नंबर का क्रोमोसोम है? ये 1 नंबर का क्रोमोसोम नहीं है, या तो 13 नंबर का है, या फिर 14 का है, या फिर 15 का है, या फिर 21 या फिर 22 नंबर का है। ठीक है जी। बच्चों सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोला जाता है एनओआर। एनओआर की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ऑर्गेनाइजर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज करने वाला। न्यूक्लियोलर का मतलब क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को जो ऑर्गेनाइज करने वाला रीजन है उसी को क्या बोला जाता है? एनओआर। और इसी को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आप लोग तो जरा मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस डिसअपियर कब होता है? प्रोफेज में। न्यूक्लियोलस रीफॉर्म कब होता है? टीलोफेज में। क्लियर है पॉइंट? जब बच्चों प्रोफेज, उस प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, प्रोफेज के अंदर अगर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है तो डिसअपियर होने पे न्यूक्लियोलस वाले प्लेस के ऊपर एक रीजन बनता है, उस रीजन को ही क्या बोला जाता है? एनओआर। क्या बोला जाता है? एनओआर। यानी जहां जहां न्यूक्लियोलस था वहां पे क्या बनेगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन।
आप लोगों को बता रखा है कि क्रोमेटिन नेट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलस। यस और नो? तो जिस जिस क्रोमेटिन यानी जिस जिस नंबर के क्रोमोजोम के ऊपर न्यूक्लियोलस था, उन्हीं क्रोमोजोम के ऊपर क्या बन जाएगा, एनओआर। तो एनओआर कब फॉर्म होता है, क्या प्रोफेज में? अरे कब फॉर्म होगा, प्रोफेज में। और ये प्रोफेज से कब तक रहेगा, टीलोफेज तक। जब टीलोफेज में जाते हैं तो यही एनओआर रीजन बच्चे न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कर देता है। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसीलिए इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी वो ऑर्गेनाइजर रीजन जो न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है। हेलो, अब मैं बोल रहा हूं कि जहां जहां न्यूक्लियोलस था वहां वहां पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो बच्चे जहां जहां था तो कौन कौन से नंबर के क्रोमोजोम पे, 13, 14, 15, 21, 22। तो क्या 5 पेयर्स में? तभी हम बोल रहे थे कि अपनी सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस के नंबर कितने होते हैं, टोटल 10, यानी 5 पेयर्स। हेलो, अब आपसे पूछा जाए कि एनओआर है, ये एनओआर रीजन कब से कब दिखता है, तो क्या प्रोफेज से लेके टीलोफेज तक। टीलोफेज के अंदर एनओआर क्या हो जाएगा, डिसअपियर, और एनओआर की जगह क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यूक्लियोलस। बच्चों प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस जब डिसअपियर होता है तो क्या बनता है, एनओआर। अरे क्लियर बच्चों, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को डाई से स्टेन नहीं किया जा सकता। डाई से स्टेन क्यों नहीं किया जा सकता, उसके पीछे रीजन क्या है, साइंटिस्टों को ही नहीं पता। अगर साइंटिस्टों को ही नहीं पता तो मैं क्या बता सकता हूं। तो सीधा याद रखना है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को डाई से स्टेन नहीं किया जा सकता, मतलब ये नॉन स्टेनिंग रीजन है। कौन सा बच्चे, नॉन स्टेनिंग रीजन। क्लियर? अब बच्चों, क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम का ये एंड है, टर्मिनल एंड है, और क्रोमोजोम के टर्मिनल एंड को बोला जाता है टीलोमियर। क्या बोला जाता है, टीलोमियर। जब बच्चों हम टीलोमियर और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बिटवीन देखते हैं तो एक पार्ट प्रेजेंट रहता है, और टीलोमियर और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के जो बिटवीन पार्ट होता है उसको बोला जाता है सेटेलाइट। क्या बोला जाता है, सेटेलाइट। जब बच्चों सेटेलाइट और सेटेलाइट की बात करें तो हम सेटेलाइट के बारे में बात करें तो सेटेलाइट क्या सभी क्रोमोजोम में होगा, नहीं। जिनके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा क्या उन्हीं के अंदर सेटेलाइट होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड टीलोमियर के बिटवीन जो पार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, सेटेलाइट। तो सेटेलाइट भी 13, 14, 15, 21, 22 नंबर के क्रोमोजोम में ही मिलेगा। बच्चों सेटेलाइट, सेटेलाइट को बोला जाता है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको। क्या बोला जाता है, साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको। समझ में आ गया, वेरी गुड। आपको तो ग्रीक भी समझ में आती है, ये ग्रीक में है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको। इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो साइन का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। साइन का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। एसिडो का मतलब होता है एसिड, और थाइमोन्यूक्लिनिको का मतलब क्या है, थाइमिन। यानी सेटेलाइट है, उस सेटेलाइट रीजन के अंदर थायमिन रहता है बच्चे, एब्सेंट। आप सभी जानते हो थायमिन है, और थायमिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो किसके साथ में, एडेनिन के साथ में। अगर थायमिन ही नहीं है तो बच्चे इसके अंदर एडेनिन भी नहीं होगा। तो फिर सेटेलाइट रीजन के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, जीसी। अरे कौन सा मिलेगा, जीसी। तो सेटेलाइट क्या होगा, जीसी रिच। अरे क्या होगा, जीसी रिच। तो याद रखना है सेटेलाइट कैसा होता है, जीसी रिच। सेटेलाइट का यूज क्या होता है, ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या सेटेलाइट को यूज करते हैं, पढ़ रखा आपने। ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसका यूज किया जाता है, सेटेलाइट। क्लियर है बच्चे? क्रोमोजोमस, क्रोमोजोम के टर्मिनल एंड को क्या बोलते हैं, टीलोमियर। क्या बोला जाता है, टीलोमियर। टर्मिनल एंड को टीलोमियर बोला जा रहा है। और टर्मिनल एंड के अंदर हम देखेंगे तो डीएनए होता है, वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। देखो यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड है, यहां पर कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड है, यहां पर कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। जब बच्चों टर्मिनल एंड के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, टीलोमियर के अंदर, तो इस डीएनए का से डीएनए बनाना है तो क्या डीएनए पॉलीमरेज बना सकता है, बताओ। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना है तो क्या डीएनए पॉलीमरेज बना सकता है, नहीं, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता बच्चों,
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है, कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बनाएगा। तो फिर टीलोमियर के फॉर्मेशन के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कौन बनाएगा? एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, उस एंजाइम का नाम है टीलोमरेज। क्या नाम है? टीलोमरेज। बच्चों, टीलोमियर, उस टीलोमियर के अंदर प्रेजेंट डीएनए, उस डीएनए से अगर डीएनए बनाना है तो कौन बनाएगा? टीलोमरेज। टीलोमरेज एंजाइम बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन से। किससे बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन से। तो टीलोमरेज एंजाइम को बोला जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोला जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जब बच्चों टीलोमियर, टीलोमियर के बारे में और देखें तो टीलोमियर के अंदर अगर हम नाइट्रोजन बेस की अगर सीक्वेंस देखेंगे और नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस देखेंगे 5 days to 3 days तो मिलेगी टी टी ए जी जी जी। आप तो मुझे बताइए इस टीलोमियर पार्ट के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट हो रहा है? जी। ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है? जी। तो मुझे बताइए टीलोमियर के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस ज्यादा मिलेगा? गुआनिन। अरे क्या मिलेगा? गुआनिन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टीलोमियर गुआनिन रिच होता है? सेटेलाइट क्या होगा? जीसी रिच। और बच्चों टीलोमियर क्या होगा? गुआनिन रिच। ठीक है जी। अब जब बच्चों 5 to 3 days हमने बोला कि सीक्वेंस रहेगी वो क्या रहेगी? टी टी ए जी जी जी। तो ये तो मैंने एक क्रोमोजोम में बताई। दूसरे क्रोमोजोम में भी अगर 5 days to 3 days टीलोमियर के अंदर सीक्वेंस देखेंगे तो मिलेगी टी टी ए जी जी जी। आप तो मुझे बताइए इन दोनों क्रोमोजोम है, इन दोनों क्रोमोजोम को क्या आप अटैच करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि टी के साथ टी बॉन्ड नहीं बनाता, टी के साथ टी बॉन्ड नहीं बनाता, ए के साथ बॉन्ड ए नहीं बनाता, जी के साथ बॉन्ड जी नहीं बनाता। तो बताइए टीलोमियर के अंदर अगर बच्चों 5 days to 3 days अगर नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है टी टी ए जी जी जी, तो क्या ये टीलोमियर क्रोमोजोमन क्रोमोजोम को आपस में अटैच होने से रोक रहा है? अरे बोलो। तो ये टीलोमियर स्टिकी होगा या नॉन स्टिकी? नॉन स्टिकी। तो याद रखना टीलोमियर कैसा होता है? नॉन स्टिकी। अरे क्लियर। अगला पॉइंट, जैसे जैसे बच्चों एज बढ़ती है अपनी, जैसे जैसे एज बढ़ती है टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है कम। अगर टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी टीलोमियर भी क्या शॉर्ट होता जाएगा? क्यों? क्योंकि टीलोमियर का फॉर्मेशन कौन करता है? टीलोमरेज। और टीलोमरेज की अगर एक्टिविटी कम हो गई तो टीलोमियर होता जाएगा शॉर्ट। अगर बच्चों एज के बारे में पता लगाना है तो जिस जिस भी अगर हम हमारे में ही अगर कोई है पर्सन और उसके अंदर टीलोमियर अगर लॉन्ग है और दूसरे के अंदर अगर टीलोमियर शॉर्ट है तो बताइए एज किसकी ज्यादा? जिसमें टीलोमियर क्या होगा? शॉर्ट। तो क्या ये टीलोमियर एजिंग को रिप्रेजेंट करता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट है जो एजिंग को रिप्रेजेंट करता है? टीलोमियर। अरे कौन होगा? टीलोमियर। ठीक है जी। ये क्या था बच्चों? टीलोमियर नहीं, क्रोमोसोम। क्या था? क्रोमोसोम। ठीक है। ऑनलाइन वाले कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया अभी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज तो सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन ना ले बच्चे। सेल डिवीजन पढ़ा दिया है क्या? मैंने आपको क्या बोला है? रफ आइडिया। क्या बोला है? रफ आइडिया। फेयर आइडिया नहीं दिया है। क्या दिया है? रफ आइडिया। रफ का मतलब रफ होता है। कई लोग रफ का मतलब फेयर समझते हैं, फेयर का मतलब रफ समझते हैं, है ना? ऐसा नहीं है भाई, उल्टा ना समझो। अगला पॉइंट आता है बच्चों टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम से। और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है वो बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है? बहुत इजी। उसके अंदर हम
सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसके बेसिस पे क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। कैसे बनते हैं वो समझते हैं। ऑफ क्रोमोसोम और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बनाए जा रहे हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया जा रहा है। कितने टाइप में, 4 टाइप। 4 टाइप कौन कौन से, सबसे पहला टाइप मेटासेंट्रिक। क्या है, मेटासेंट्रिक। बच्चों नाम से पता चल रहा होगा, मेटा मतलब क्या है, मिड। मेटा का मतलब क्या है, मिड। और सेंट्रिक का मतलब क्या है, सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर मिड में है तो क्या बोला जाएगा, मेटासेंट्रिक। ये बच्चों आपके सामने मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं, और क्रोमोसोम के ये बनाया मैंने क्रोमेटिड। इस क्रोमेटिड की दोनों आर्म है वो है इक्वल। इस क्रोमेटिड की भी दोनों आर्म है बच्चे इक्वल। अगर दोनों आर्म इक्वल है तो बताइए क्या क्रोमोसोमस क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर मिडल में है। अरे बोलो। तो जब भी क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर मिड में होगा तो उस क्रोमोसोम को क्या बोला जाएगा, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। उस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर शेप देखेंगे तो शेप कहां पे देखेंगे, एनाफेज में। और शेप कैसी होगी बच्चे, अल्फाबेट वी जैसी। अरे दोनों आर्म इक्वल है तो कैसा बनेगा, अल्फाबेट वी जैसा। तो इसकी बच्चे शेप स्टडी की जाएगी तो कैसी बनेगी, अल्फाबेट वी जैसी। ठीक है जी। उसके बाद में सेकंड आता है बच्चे सब मेटासेंट्रिक। कौन सा आता है, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक नाम से पता चल रहा है कि अवे फ्रॉम मिडल। अगर सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम मिड है तो उसको क्या बोला जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। अवे फ्रॉम मिड होगा तो बच्चे एक आर्म थोड़ी सी लॉन्ग होगी और दूसरी आर्म थोड़ी सी शॉर्ट होगी। मैंने थोड़ा सा बोला है, बहुत ज्यादा नहीं बोला है। अगर बच्चों एक आर्म थोड़ी सी लॉन्ग होगी तो मैं वो एक आर्म थोड़ी सी लॉन्ग बना रहा हूं, और दूसरी आर्म थोड़ी सी क्या होगी, शॉर्ट। अगर एक आर्म थोड़ी सी लॉन्ग है दूसरी आर्म थोड़ी सी शॉर्ट है तो हम बोलेंगे सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर मिड में नहीं है। कहा है, अवे फ्रॉम मिड। और अवे फ्रॉम मिड है तो उस क्रोमोसोम को क्या बोला जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसकी हम शेप देखेंगे तो बच्चों मिलेगी अल्फाबेट एल जैसी। अरे कैसी मिलेगी, अल्फाबेट एल जैसी। अगला आता है बच्चे एक्रोसेंट्रिक। कौन सा आता है, एक्रोसेंट्रिक। जब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें देखेंगे तो सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर होता है नियर द टर्मिनल एंड। कहां होता है, अरे बोलो कहां होता है, नियर द टर्मिनल एंड। अगर नियर द टर्मिनल एंड है तो बच्चे एक आर्म तो रहेगी वेरी लॉन्ग और दूसरी आर्म होगी वेरी शॉर्ट। एक आर्म अगर वेरी लॉन्ग है और दूसरी आर्म वेरी शॉर्ट है तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, एक्रोसेंट्रिक। अरे क्या बोला जाता है, एक्रोसेंट्रिक। और इन क्रोमोसोम को अगर अपोजिट पोल पे ले जाएंगे तो कैसी शेप बनेगी, अल्फाबेट जे जैसी। अरे कैसी बनेगी, अल्फाबेट जे जैसी। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं बच्चे, अल्फाबेट जे जैसे। अरे ठीक है। आगे नेक्स्ट है बच्चे टीलोसेंट्रिक। नाम से पता चल रहा है अगर सेंट्रोमियर हो सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पे चला गया है, कहां चला गया है, टर्मिनल एंड में, एंड में चला गया है तो एंड को क्या बोला जाता है, टीलो। अरे क्या बोला जाता है, टीलो। मैंने बोला था लास्ट में जो आता है, एंड में जो आता है उसको क्या बोला जाता है, टीलो। तो ये एंड के अंदर अगर सेंट्रोमियर चला गया है टर्मिनल एंड में तो उसको क्या बोला जाएगा, टीलोसेंट्रिक। ये आपके सामने मैंने क्रोमोसोम बनाया। इस क्रोमोसोम के अंदर बच्चों यहां टिप के ऊपर क्या है, सेंट्रोमियर। अगर टर्मिनल एंड के ऊपर सेंट्रोमियर चला गया है तो उसको क्या बोला जाएगा, टीलोसेंट्रिक। और ये दिखेगा अल्फाबेट आई जैसा। अरे कैसा दिखेगा, अल्फाबेट आई लाइक। अगर अल्फाबेट आई लाइक है तो क्या है, टीलोसेंट्रिक।
सुनिए आगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और एनसीईआरटी के अंदर फिगर देखोगे तो उन फिगर के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर छोटी छोटी आपको आर्म्स मिलेगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसकी थ्योरी के अंदर क्लियर कट लिख रहा है कि सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर कहाँ होता है, टर्मिनल एंड पे। अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पे तो वो शॉर्टर आर्म कहां से आ गई, नहीं होनी चाहिए लेकिन बनाई गई है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों आप लोगों को दोनों आर्म इक्वल नजर आए तो क्या बोलना है, मेटासेंट्रिक। एक आर्म थोड़ी सी शॉर्ट हो, दूसरी आर्म थोड़ी सी लॉन्ग हो तो क्या बोला है, सब मेटासेंट्रिक। एक आर्म वेरी लॉन्ग हो और दूसरी आर्म वेरी शॉर्ट हो तो क्या बोला जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक के अंदर हम देखेंगे तो टर्मिनल एंड पे होगा। लेकिन एनसीईआरटी की फिगर भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी अगर आर्म्स दिखाई गई है तो उसको क्या बोलना है, टीलोसेंट्रिक। ठीक है जी। आगे अगला पॉइंट आता है आर्म रेशियो। बच्चे इन क्रोमोसोम का आर्म रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और आर्म रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के अंदर आएगा लॉन्गर आर्म, क्या आएगा, लॉन्गर आर्म अपॉन शॉर्टर आर्म। लॉन्गर आर्म एंड शॉर्टर आर्म का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोला जाएगा, आर्म रेशियो। लॉन्गर आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे क्यू से और शॉर्टर आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। याद रखना है, क्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्गर आर्म, और पी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्टर आर्म। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम के अंदर शॉर्टर आर्म लॉन्गर आर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन के अंदर घुमा घुमा के दिए गए। एक में जो करेक्ट ऑप्शन था उस करेक्ट ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था शॉर्टर आर्म क्या होगी बच्चे, पी, और लॉन्गर आर्म क्या होगी, क्यू। अरे ठीक है। अगर बच्चों हमें आर्म रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान दो। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्या आर्म इक्वल है, अगर आर्म इक्वल है तो आर्म रेशियो ऑलवेज क्या होगा, 1। या फिर बोलो रेशियो 1:1 किसका रहेगा बच्चे, अरे किसका रहेगा, मेटासेंट्रिक। किसका होगा, मेटासेंट्रिक। जब बच्चों हम सब मेटासेंट्रिक में जाएंगे तो एक आर्म थोड़ी सी क्या होगी, लॉन्ग, और दूसरी आर्म थोड़ी सी क्या होगी, शॉर्ट। तो यहां पर आर्म रेशियो क्या मोर देन 1 होगा, अरे मोर देन 1 होगा या लेस देन 1, मोर देन 1। अगर मोर देन 1 है तो क्या मेटासेंट्रिक से ज्यादा होगा, अरे बोलो। उसके बाद में एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर एक आर्म वेरी लॉन्ग और दूसरी आर्म वेरी शॉर्ट, तो क्या बच्चों सब मेटासेंट्रिक से भी ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम आर्म रेशियो रखने वाला क्रोमोसोम कौन सा होगा, एक्रोसेंट्रिक। अरे कौन सा होगा, एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का क्या आर्म रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चे इसके अंदर शॉर्टर आर्म नहीं है। तो अब आपसे पूछा जाए कि आर्म रेशियो के अकॉर्डिंग इन क्रोमोसोम को अरेंज कीजिए। तो बताइए एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या सबसे ज्यादा आर्म रेशियो, उससे कम, अरे बोलो, सब मेटासेंट्रिक, और बच्चे उससे कम मेटासेंट्रिक। समझ में आया क्या, अरे बोलो। आगे जब बच्चे क्रोमोसोम के अंदर आगे पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम के अंदर एक टर्म आती है कैरियोटाइप। क्या आती है, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप है, वो कैरियोटाइप क्या होता है, अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी, तो उसको क्या बोला जाता है, कैरियोटाइप। जैसे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम शेप, ये सब कुछ अगर चेक करें तो क्या कर रहे हैं बच्चे, कैरियोटाइप। तो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, कैरियोटाइप। एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है ईडियोग्राम। क्या बोला जाता है, ईडियोग्राम। ईडियोग्राम क्या होता है, क्या बच्चों अपनी सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं वो सारे क्रोमोसोम शेप के साइज के अंदर क्या इक्वल होते, नहीं। सारे क्रोमोसोम साइज के अंदर इक्वल नहीं होते। कुछ क्रोमोसोम बच्चों लार्ज होते तो कुछ क्रोमोसोम होते हैं स्मॉल। अगर स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम की बात की जाए तो अपनी सेल के अंदर क्या सेक्स क्रोमोसोम होंगे, अरे बोलो। और यहां पर हम देखेंगे तो बड़े क्रोमोसोम भी, और बड़े क्रोमोसोम और छोटे क्रोमोसोम है उनको अगर साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। जब साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो क्या बच्चों ग्राफ बनेगा, अरे क्या बनेगा, ग्राफ।
और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्रोमोजोम का, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? ईडियोग्राम। क्या बोला जाता है? ईडियोग्राम। तो क्रोमोजोम और क्रोमोजोम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको क्या बोला जाएगा? ईडियोग्राम। अब इस ईडियोग्राम का इंपॉर्टेंस क्या होगा? ईडियोग्राम देख के हम ऑर्गेनिज्म का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा प्रिमिटिव और कौन सा एडवांस है। अगर बच्चों ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोजोम लार्ज है और स्मॉल भी है, और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर सभी क्रोमोजोम की साइज क्या रहेगी बच्चे? सेम। अगर सेम है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? प्रिमिटिव। और जिनके अंदर क्रोमोजोम की साइज के अंदर वेरिएशन है, और वेरिएशन है, तो वो क्या होंगे बच्चे? एडवांस। अरे क्या होंगे? एडवांस। तो ईडियोग्राम क्या होगा? आप तो सीधा ये ध्यान रखना, क्रोमोजोम और क्रोमोजोम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको क्या बोला जाएगा? ईडियोग्राम। जब आगे देखेंगे तो मॉड्यूलस मॉड्यूल के अंदर बचे, मॉड्यूलस मॉड्यूल के अंदर हम आगे देखेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम है, यह आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। और आगे कहां पे? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में जब आएगा मौका तो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम वहां पे बताया जाएगा। अभी आप पॉलीटीन क्रोमोजोम जानते हो क्या? नहीं जानते? जानते होंगे। वैसे तो जेनेटिक्स में नाम आता है पॉलीटीन क्रोमोजोम। नहीं आता है? नहीं आता है? ठीक है, कोई बात नहीं। शायद मेरे हिसाब से तो आता है। जब हमने पढ़ा था तब तो था, अब पता नहीं चेंज हो गया हो तो। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आपको पॉलीटीन क्रोमोजोम क्या होता है, ठीक है ना? जब टाइम आएगा तब, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना स्टार्ट किया तो बहुत टाइम खा जाएगा। और जब आगे बताएंगे तो स्टेप बाय स्टेप अपन चलते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आती जाएगी तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे। और बच्चों साइटोलॉजी अब होती है कंप्लीट। जब साइटोलॉजी कंप्लीट होती है तो फिर आगे स्टार्ट होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में बात की जाए तो सेल डिवीजन से एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चंस। बच्चों सेल डिवीजन और सेल डिवीजन टोटल 2 क्लास के अंदर कंप्लीट होता है, और 2 क्लास में कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन भी कितने हैं? 2। अब देखो वेटेज कितना है इसका। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं अभी तक तो जो मैं देख रहा हूं, लास्ट 4 ईयर का अगर कंपैरिजन करें तो क्वेश्चंस का कोई लेवल नहीं है। सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठाई जाती है और फिर क्वेश्चन के अंदर रख दी जाती है। लेकिन यहां पर जो बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है, जब डिवीजन होता है तो डिवीजन के अंदर अलग अलग फेजेज आते हैं। उन फेजेज के इवेंट्स क्या है, उन फेजेज के अंदर होता क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ध्यान में रखने का ये मतलब नहीं है कि आप रट्टा लगाओ, नहीं। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम सेल डिवीजन करवा रहे हैं, तो सेल डिवीजन करवाएंगे तो आगे जाके हमें करना क्या है। जब अपने दिमाग में ये सब कुछ रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप सब कुछ आप क्लियर होता जाएगा और आपके समझ में भी आता जाएगा। और अगर आपने रट्टा लगाया तो मैं गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत होने के 101% चांस है। कितने? 101%। रट्टालोजी लगाई तो, रट्टालोजी नहीं लगानी। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं बता दूंगा कैसे क्या समझना है, ठीक है जी। टाइम आने पे स्टार्ट करते हैं क्या? सेल डिवीजन। हटा दो ना ये। हाँ जी। नहीं लिख सकते बच्चे, इन्फिनिटी नहीं लिखा जाता है और नहीं लिखना है अपने को। जहां पे इन्फिनिटी नहीं लिखना होता है वहां पे लिखते हो, जहां पे लिखना होता है वहां पे नहीं लिखते हो। उल्टा काम मत करो। एक्स शेप में कैसे क्रोमोसोम? हाँ, कितने बजे तक का टाइम दिया था?
6 6 10 तक। ठीक है ठीक है, 555 का ही है। खुश हो जाओ। आगे, सेल डिवीजन। बच्चों, सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले आइडिया जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो ने बोला था न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और प्री एग्जिस्टिंग सेल से जब फॉर्म होता है थ्रू सेल डिवीजन, थ्रू सेल डिवीजन ही न्यू सेल्स फॉर्म होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब बच्चों, जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और सेल डिवीजन को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप में? 3 टाइप। फर्स्ट जो टाइप है वो है माइटोसिस। कौन सा है? माइटोसिस। सेकंड जो टाइप है वो है बच्ची मियोसिस। कौन सा है? मियोसिस। और जो थर्ड टाइप है वो है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस यहाँ पे मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी के अंदर एमाइटोसिस नहीं है। एमाइटोसिस क्यों पढ़ाऊंगा आप लोगों को? क्योंकि बच्चे डाइवर्सिटी के अंदर एमाइटोसिस आता है, और प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर जब आप पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा बाइनरी फ्यूजन। वो बाइनरी फ्यूजन एक्चुअल में क्या है? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो बता दिया गया है, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, उतना ही होता है उसमें, लेकिन फिर भी जब मौका आएगा तो एक बार और बता देंगे। ठीक है, आगे बात करें तो बच्चे, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बच्चों? जिस सेल के अंदर डिवीजन होता है उस सेल को बोला जाता है पेरेंट सेल, और आफ्टर डिवीजन जो सेल फॉर्म होती है न्यू सेल, उनको बोला जाता है डॉटर सेल। ये तो आप जानते हो ना। कई लोग बोलते हैं सन सेल क्यों नहीं बोला गया, इसका कोई रीजन नहीं है, डॉटर सेल को डॉटर सेल ही बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों माइटोसिस और उस माइटोसिस में जब डिवीजन होता है तो कैसे होता है? आप सेल और सेल के बारे में जानते हो, और सेल की प्लोइडी के बारे में जानते हो ना। अगर सेल और सेल के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, तो क्या उनको रिप्रेजेंट किया जाता है हैप्लॉइड से? और हैप्लॉइड और हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। क्या स्मॉल एन से या कैपिटल एन से? स्मॉल एन से। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो क्या बच्चों 2 हैप्लॉइड है? तो क्या उसको बोलेंगे 2n, यानी एन कितने उसके अंदर 2, तो क्या बोला जाएगा 2n। और 2n को किससे डिनोट किया जाता है? डिप्लॉयड। आगे, अगर किसी सेल के अंदर बच्चों 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो उसको क्या बोला जाएगा? 3n। 4 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, 4n। और बच्चों 5th सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो 5n। अब ध्यान से सुनो, अगर हैप्लॉइड सेल है और हैप्लॉइड सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो हैप्लॉइड सेल में प्रेजेंट टोटल डीएनए अमाउंट है, उस टोटल डीएनए अमाउंट को डिनोट किया जाता है सी से। अरे किससे? सी से। हैप्लॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट टोटल डीएनए अमाउंट, कोई एक क्रोमोसोम के डीएनए के अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल डीएनए अमाउंट प्रेजेंट हैप्लॉइड सेल में, उसको किससे डिनोट करेंगे? सी से। और डिप्लॉइड सेल के अंदर टोटल डीएनए अमाउंट है, उसको किससे डिनोट किया जाएगा? 2c से। अरे किसे? 2c से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो, और अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो पहले से डीएनए अमाउंट, तो फिर उसी के हिसाब से आगे सोचना है। किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे डीएनए की कैलकुलेशन करवाई गई और उसके अंदर डीएनए की अमाउंट नहीं दी गई है, तो पहले सेल के बारे में सोचे और फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे डीएनए अमाउंट ले। अगर सेल हैप्लॉइड दे रहा है तो क्या माननी है? सी। और अगर डिप्लॉइड दे रहा है तो 2c। अरे ठीक है, मैंने बोला कि एक सेल हैप्लॉइड है और वो सेल हैप्लॉइड है जीवन के अंदर, तो बताइए G2 के अंदर उसके अंदर डीएनए की अमाउंट क्या होगी? हैप्लॉइड सेल है तो जीवन के अंदर आप लोगों को क्या माननी है? सी। तो फिर एस फेज के अंदर क्या हो जाएगी? 2c। तो G2 में भी क्या रहेगी? 2c। अरे क्लियर है? सोल्व कर लोगे ऐसा? आगे, माइटोसिस और माइटोसिस बच्चों सभी सेल में होता है, चाहे हैप्लॉइड हो, चाहे डिप्लॉइड हो, चाहे ट्रिप्लॉइड हो, कोई सी भी सेल हो, सभी सेल के अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस है, उस माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के ड्यूरिंग बच्चों जो डॉटर सेल बनेंगी, उन डॉटर सेल के नंबर कितने रहेंगे? 2।
यानी माइटोसिस का रिजल्ट क्या रहता है, 2 डॉटर सेल। और जो 2 डॉटर सेल बनेगी वो दोनों की दोनों डॉटर सेल बच्चों पेरेंट सेल की कॉपी रहेगी। पेरेंट सेल की क्या रहेगी, कॉपी। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए क्या ले रहा हूं, डिप्लॉइड सेल। नजर आ रही सभी को। इस डिप्लॉइड सेल के अंदर बच्चों 46 क्रोमोजोम है। अगर 46 क्रोमोजोम है तो क्या बच्चों 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम तो इसके अंदर सेट ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 2। इसलिए इसको क्या बोला गया है, 2n। डीएनए अमाउंट क्या ले रहे हैं, 2c। क्या ले रहे हैं, 2c। जब बच्चों इसके अंदर माइटोसिस होगा तो आफ्टर माइटोसिस कितनी सेल बनेगी, 2 या 4, 2। और दोनों सेल उन दोनों सेल की अगर प्लोइडी देखोगे तो डॉटर सेल के जैसी रहेगी, 2n 2n। अरे समझ में तो आ रहा है क्या। जब बच्चों डॉटर सेल की प्लोइडी पेरेंट सेल के जैसी होगी तो पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोजोम उतने ही क्रोमोजोम किस में मिलेंगे, डॉटर सेल में। तो दोनों के अंदर क्या रहेंगे, 46 46। डीएनए की अमाउंट क्या रहेगी बच्चे, 2c 2c। क्या रहेगी, 2c 2c। अब देखो जब माइटोसिस हुआ और आफ्टर माइटोसिस हमने डॉटर सेल देखी तो डॉटर सेल के अंदर क्या क्रोमोजोम नंबर हाफ हो रहे, अरे बोलो, क्या डीएनए अमाउंट हाफ हो रही। ना तो बच्चों यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर हाफ होते और ना ही डीएनए अमाउंट हाफ होती। जब क्रोमोजोम नंबर हाफ नहीं हो रहे, डीएनए अमाउंट हाफ नहीं हो रही है तो इस डिवीजन को बोला जाएगा इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन। बच्चों माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है और आफ्टर माइटोसिस जो डॉटर सेल फॉर्म होती है वो डॉटर सेल पेरेंट सेल की रहती है कॉपी। क्या होती है, कॉपी। यानी डिट्टो कॉपी बनेगी। अगर डिट्टो कॉपी बन रही है तो माइटोसिस और माइटोसिस बच्चों जब भी होगा तो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। यानी सेम टू सेम किसके जैसी सेल बनेगी, पेरेंट के जैसी। अरे ठीक है। अगर बच्चों माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में करवाना हो तो क्या हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, अरे बोलो। मैंने बोला है चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो चाहे ट्रिप्लॉइड हो सभी के अंदर माइटोसिस होगा। और वो माइटोसिस जब भी होगा तो पेरेंट सेल के जैसे ही क्या बनेगी, डॉटर सेल। क्लियर है। यहां पर जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल फॉर्म होने का रीजन क्या है, बच्चों माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो क्रोमोजोम एंड क्रोमोजोम के जो डीएनए और डीएनए का पार्ट एक्सचेंज नहीं होता तो फिर जीन और जीन की सीक्वेंस चेंज नहीं होती। अगर जीन की सीक्वेंस चेंज नहीं होती तो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होता। तो माइटोसिस के अंदर जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होता। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस और मियोसिस बच्चों सभी सेल्स के अंदर नहीं होता। मियोसिस और मियोसिस कुछ ही सेल के अंदर होगा जिनके अंदर सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे कंप्लीट। जिन सेल के अंदर सेट ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट होंगे उन्हीं के अंदर मियोसिस होगा। उसका रीजन क्या है, मियोसिस और मियोसिस के अंदर करवाए जाते हैं क्रोमोजोम नंबर हाफ। क्या करवाए जाते हैं, क्रोमोजोम नंबर हाफ। मैंने आपको बोला हैप्लॉइड सेल लेनी, क्या लेनी है, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल ली तो हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या बच्चों आपको सिंगल सेट मिलेगा, सिंगल सेट है। तो मैंने बोला इसके अंदर क्रोमोजोम है 23। कितने हैं, 23। मियोसिस के अंदर क्रोमोजोम नंबर करने हैं हाफ। बताओ क्रोमोजोम नंबर हाफ करने तो कितने बनेंगे, 23। क्या हाफ करो आप तो, बोलो आप तो, कितने हो जाएंगे। अरे आप तो पॉइंट के अंदर जो भी है बोलो तो, 11.5। क्या पॉइंट के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, कभी भी नहीं होंगे। और आप अगर हैप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर हाफ करवा रहे हो तो n/2 सेल बनेगी। क्या n/2 सेल फॉर्म हो सकती है, नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि हैप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस नहीं होगा। फिर बात करते हैं बच्चे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम, और क्या सेट ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे कंप्लीट है। बच्चों हमने बोला कि सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है तो क्या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है उनको बच्चे हाफ कर देंगे। यानी 2 सेल के अंदर आगे जाके उनको डिवाइड कर देंगे। अगर बच्चे यहां पर हमने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है उन पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम को डिवाइड कर दिया तो क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ। यानी डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस पॉसिबल है। लेकिन जब ट्रिप्लॉइड सेल की बात करें तो वहां पर आप लोग देखोगे तो एक सेट ऑफ क्रोमोजोम तो कंप्लीट है लेकिन दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट। तो इसके अंदर भी मियोसिस नहीं होगा। क्या 4n में होगा, क्या 5n में होगा, क्या 6n में होगा। तो बच्चों जिन सेल की प्लोइडी इवन में होगी उनके अंदर मियोसिस होगा।
जिन सेल की प्लॉइडी ओड में होगी उनके अंदर मियोसिस नहीं होगा। अरे ठीक है। अब मियोसिस के अंदर हम क्या करवाते हैं? हमने बोला है कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर किए जाते हैं हाफ। जब बच्चों मियोसिस के बारे में भी समझे तो मियोसिस को समझने के लिए भी हम ले रहे हैं डिप्लॉइड सेल। कौन सी सेल ले रहे हैं? डिप्लॉइड सेल। ये जो डिप्लॉइड सेल लिए इसके अंदर भी हम ले रहे हैं 46 क्रोमोसोम और डीएनए की अमाउंट क्या ले रहे हैं? 2C। क्या ले रहे हैं बच्चे? 2C। अब जब मियोसिस होता है तो मियोसिस भी बच्चों 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर करवाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ। जब क्रोमोसोम नंबर हाफ करवाएंगे तो 2 सेल फॉर्म होगी। इन दोनों की सेल के अंदर, दोनों सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे और डीएनए की अमाउंट मिलेगी 2C 2C। यानी 2C कितनी मिलेगी? 2C कितनी मिलेगी? 2C। यानी जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट के अंदर डीएनए अमाउंट हाफ नहीं की जाती है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ किए जाते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए तो सेल की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन। अरे क्या हो जाएगी? एन। जब बच्चों मियोसिस कंप्लीट करना है तो मियोसिस कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को सेल के अंदर डीएनए अमाउंट भी हाफ करनी है, क्रोमोसोम नंबर भी करने हैं हाफ। क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गए लेकिन डीएनए अमाउंट हाफ नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर बच्चों मियोसिस सेकंड करवाया जाएगा। और जब मियोसिस सेकंड होगा तो मियोसिस सेकंड के अंदर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं किया जाएगा लेकिन डीएनए अमाउंट को कर दिया जाएगा हाफ। तो इस सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम रहेंगे और बच्चों फिर इन सेल के अंदर डीएनए अमाउंट क्या हो जाएगी? सी। आप तो मुझे बताइए आफ्टर मियोसिस कितनी सेल फॉर्म हो रही है? 4। आफ्टर माइटोसिस कितनी हो रही है? 2। अरे ठीक है। जब बच्चों मियोसिस के अंदर हम देख रहे हैं कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या डीएनए अमाउंट को हाफ कर दिए गए, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दिए गए? अगर डीएनए अमाउंट और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए तो बताइए मियोसिस इक्वेशनल डिवीजन या फिर रिडक्शनल डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है जी। जब बच्चों मियोसिस के बाद में हम देखेंगे तो कितनी डॉटर सेल मिलेगी? 4। और 4 की 4 डॉटर सेल जेनेटिकली डिफरेंट होगी यानी आइडेंटिकल नहीं होगी। अगर बच्चों ये 4 की 4 सेल जेनेटिकली डिफरेंट होगी तो इसका मतलब क्या है? मियोसिस के ड्यूरिंग होती है क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ही जब मियोसिस के ड्यूरिंग 4 डॉटर सेल फॉर्म होगी तो ये 4 की 4 डॉटर सेल क्या होती है बच्चे? जेनेटिकली डिफरेंट, सिमिलर नहीं होती। हेलो, समझ में आया पॉइंट? ये तो रफ आइडिया। इसके बाद में माइटोसिस कहां होता है, मियोसिस कहां होता है, अपनी बात करें तो बच्चों अपनी जो बॉडी है उस बॉडी की ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? माइटोसिस। कौन है? माइटोसिस। याद करो वो जमाना जब एम्ब्रायो बना और इस एम्ब्रायो से आगे बच्चों बॉडी का डेवलपमेंट हुआ। जब एम्ब्रायो से बॉडी का डेवलपमेंट किया गया और अपनी बॉडी का डेवलपमेंट किया गया तो एम्ब्रायो के अंदर कंटिन्यूस क्या किया? माइटोसिस। यस और नो? और माइटोसिस हुआ तो मेनी सेल्स फॉर्म हुई तो फिर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए कौन सा डिवीजन रेस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। ठीक है जी। बच्चों अगर अपनी बॉडी है उस बॉडी में कहीं पे भी इंजरी हो जाए तो उस इंजरी को रिपेयर करना भी किसका फंक्शन है? माइटोसिस का। जब इंजरी हो जाती है तो घाव बन जाता है और घाव बन जाता है तो घाव को भरना भी जरूरी है। जब घाव को भरना जरूरी है तो बच्चे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो न्यू सेल फॉर्म होती है और जब न्यू सेल फॉर्म होती है तो उसको क्या कर दिया जाता है? रिपेयर। तो यहाँ पर रिपेयरिंग होगी तो रिपेयरिंग के टाइम हम देखेंगे तो जैसे पहले सेल थी क्या वैसी बच्चों फिर से सेल बन रही है? अगर पहले वाले की कॉपी बन रही है तो क्या होगा? माइटोसिस। अरे ठीक है। बच्चों आरबीसी, उस आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी है? क्या 120 डेज? अरे बोलो 120 डेज होती है तो आफ्टर 120 डेज आरबीसी की डेथ हो जाती तो फिर न्यू आरबीसी भी फॉर्म करना है और न्यू आरबीसी फॉर्म करने के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस। बोन मेरो सेल के अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस होता है तो क्या बन जाती है बच्चे? न्यू आरबीसी। जब बच्चों प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स और प्लांट्स के अंदर रूट टिप और शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट रहती है मेरिस्टेमेटिक सेल। मैं हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हायर प्लांट। हायर प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे तो बच्चे रूट टिप और शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट रहती है मेरिस्टेमेटिक सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल की प्लॉइडी कैसी होती है? 2n। कैसी होती है? 2n।
और उन मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर कंटिन्यूअस होता रहता है डिवीजन। आपको पहले ही बता रखा है, मेरिस्टेमेटिक सेल का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता, कंटिन्यूअस क्या होती रहती है, डिवाइड। तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती है तो उनके अंदर मियोसिस नहीं होता है, क्या होता है, माइटोसिस। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस। तभी एनसीईआरटी लिखती है कि एनसीईआरटी ये बोलती है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली क्या होता है, माइटोसिस। अरे ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि सर मियोसिस कब होता है, माइटोसिस ही मोस्टली होता है तो मियोसिस की रिक्वायरमेंट क्यों बनी। बच्चों गेमिट फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, गेमिट फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में, किसके बारे में, एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर हम बात करें हायर एनिमल्स। अरे कौन से एनिमल्स, हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स और अपनी बात कर लेते हैं। अपने अंदर जो बच्चों अपनी बॉडी है, उस बॉडी का फॉर्मेशन करती है सेल्स, उन सेल्स को क्या बोला जाता है, सोमेटिक सेल। अरे बोलो क्या बोला जाता है, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, उन सोमेटिक सेल की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। क्या होगी, 2n। और इन सोमेटिक सेल के अंदर बच्चों ओनली होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। यानी सोमेटिक सेल के अंदर ओनली एंड ओनली क्या होगा, माइटोसिस। ठीक है जी। बच्चों अपनी बॉडी के अंदर गेमिट फॉर्म करने के लिए जो सेल्स प्रेजेंट रहती है उनको बोला जाता है जर्मिनल सेल। अरे क्या बोला जाता है, जर्मिनल सेल्स। या फिर बोल सकते हैं बच्चे रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। जो जर्मिनल सेल है उनकी भी प्लॉइडी क्या होती है, 2n। अगर बच्चों जर्मिनल सेल को अपने नंबर इंक्रीज करने, जर्मिनल सेल को क्या करने हैं, नंबर इंक्रीज। तो नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस। अरे नंबर इंक्रीज करने तो उसके जैसी क्या सेल बनानी है, और अगर उसके जैसी सेल बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। यानी ये माइटोसिस क्यों हो रहा है, क्या नंबर इंक्रीज करने के लिए। अरे बोलो। अब बच्चों अगर गेमिट फॉर्म करने तो गेमिट फॉर्म क्या माइटोसिस से किया जा सकता है। अरे बोलो। माइटोसिस और माइटोसिस से एनिमल्स और हायर एनिमल्स के अंदर बच्चे गेमिट फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस से नहीं किया जा सकता, किसे किया जाएगा, मियोसिस से। अगर मियोसिस करवाएंगे तो मियोसिस के बाद में बच्चों हैप्लॉइड सेल बनेगी और इन्हीं को क्या बोला जाएगा, गैमेट। अरे क्या बोला जाएगा, गैमेट। तो बताइए एनिमल्स के अंदर और अपने अंदर मियोसिस कब होगा, क्या ओनली गैमेट फॉर्मेशन के लिए, रिमेनिंग क्या होगा, माइटोसिस। तो मोस्टली अपनी बॉडी के अंदर डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस। क्लियर। बात करते हैं प्लांट्स की, किसकी बात करते हैं, प्लांट्स की। खींच ली फोटो। हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, उन हायर प्लांट्स के अंदर कौन आते हैं बच्चे, एंजियोस्पर्म। यस और नो। अब एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर हम देखेंगे तो रूट टिप और शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट रहती है मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मैंने बोला है बच्चे, रूट टिप। अरे क्या है, रूट टिप। और ये क्या है यहाँ पे, शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप के ऊपर कौन सी सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो यहाँ पर मैंने बोला है कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। इन मेरिस्टेमेटिक सेल की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। अरे क्या होती है, 2n। अब ये कंटिन्यूस डिवीजन करती रहती है तो अपने जैसी सेल बनाती रहती है, अपने जैसी क्या बनाती रहती है, सेल। अगर बच्चों सेम टू सेम कॉपी बनाती है तो बताओ क्या होगा इनके अंदर, माइटोसिस। तो याद रखना है मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होता, क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है जी। आगे बात करें बच्चों, इस प्लांट के अंदर एक पार्ट डेवलप होता है जिसको बोला जाता है फ्लावर। क्या बोला जाता है, फ्लावर। तो ये मैंने क्या बनाया है, फ्लावर। फ्लावर के अंदर एक मेल पार्ट होता है और दूसरा फीमेल। अभी भी पढ़ रहे हो आप। मेल पार्ट को बोला जाता है बच्चे स्टेमेन,
और फीमेल पार्ट को बोला जाता है कार्पेल। यस और नो? जो स्टेमेन है उस स्टेमेन के अंदर टू पार्ट रहते हैं, एक तो क्या होता है एंथर और दूसरा क्या होता है फिलामेंट। जब हम बच्चे कार्पेल की बात करें तो कार्पेल के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3। क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है जी। जब बच्चों हम बात करें ओवेरी की, तो ओवेरियस ओवेरी के अंदर गेमिट फॉर्म होते हैं, आप जानते हो। यस और नो? और अगर मेल गेमिट फॉर्म होंगे तो कहां पे होंगे? एंथर में। यस और नो? जब ओवेरियस ओवेरी से अगर गेमिट फॉर्म करने की स्टडी करनी है तो पॉसिबल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए जब भी मियोसिस की स्टडी की जाती है तो मियोसिस की स्टडी के लिए कौन सी सेल ली जाती है? एंथर सेल। अरे कौन सी सेल ली जाती है? एंथर सेल। तो मियोसिस स्टडी के लिए कौन सी सेल ली जाएगी? एंथर सेल। और माइटोसिस स्टडी के लिए ली जाती है बच्चे ऑनियन रूट टिप सेल या फिर सूट टिप सेल, यानी ऑनियन टिप सेल ली जाती है किसकी स्टडी के लिए बच्चे? माइटोसिस। अरे ठीक है। अब बच्चों हम बोल रहे हैं ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर क्या रहेगा? एंथर। और अगर एंथर रहेगा तो उसके अंदर सेल कौन सी रहेगी? एंथर सेल। अरे यस और नो? और वो एंथर सेल भी कैसी होती है बच्चे? 2n। अरे क्या होती है? 2n। और उनके अंदर क्या होता है बच्चे? मियोसिस। अरे क्या होता है? मियोसिस। और जब मियोसिस होता है तो क्या बच्चों पोलन ग्रेन्स बनते हैं? अरे बोलो, क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स एक्चुअल में प्लांट के क्या होते हैं? गैमेट। और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। अब आप मुझे बताओ, प्लांट के अंदर मियोसिस कब होगा? ओनली गैमेट फॉर्मेशन टाइम। ओनली गैमेट फॉर्मेशन टाइम ही क्या होगा? मियोसिस। रिमेनिंग क्या होगा बच्चे? माइटोसिस। ये किसके बारे में बात करें? हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स के अंदर भी मोस्टली क्या होता है? माइटोसिस। अरे ठीक है। आगे बात करें बच्चे लोअर प्लांट्स। किसके बारे में? लोअर प्लांट्स। जब हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो लोअर प्लांट्स की जो मेन बॉडी होती है वो मेन बॉडी होती है बच्चे हैप्लॉइड। अरे कैसी होती है? हैप्लॉइड। ये मेन बॉडी बच्चों हैप्लॉइड है। आप तो मुझे बताओ, इसमें गेमिट फॉर्म करना है तो क्या करें? क्या मियोसिस कर सकते हैं? तो इनके अंदर गेमिट फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है? माइटोसिस। जब माइटोसिस करेंगे तो माइटोसिस के बाद में क्या बनेंगे बच्चे? गैमेट्स। क्या बने हैं? गैमेट्स। और गैमेट्स फॉर्म हो गए तो उनको क्या किया जाता है? फ्यूज। तो बोला जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। अरे क्या बनेगा? जाइगोट। बच्चों जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड। अरे कैसी है? डिप्लॉइड। और इनकी मेन बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। आप लोगों को इसके नंबर इंक्रीज करने, अगर नंबर इंक्रीज करने तो फिर क्या किया जाए? क्या इस जाइगोट और जाइगोट के अंदर मियोसिस करवाया जाए? जब बच्चों जाइगोट और जाइगोट के अंदर मियोसिस करवाएंगे तो क्या वापस मेन बॉडी फॉर्म हो जाएगी? और जब जाइगोट में मियोसिस करवाया जाता है तो प्रोसेस को बोला जाता है जाइगोटिक मियोसिस। अरे क्या बोला जाता है? जाइगोटिक मियोसिस। ध्यान से सुनिए पॉइंट। यहां पर क्या गेमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो रहा था? यहां पर क्या हो रहा है? जाइगोट में मियोसिस। अरे क्या हो रहा है? जाइगोट में मियोसिस, यानी मेन बॉडी फॉर्म करने के लिए क्या हो रहा है? मियोसिस। तो क्या मियोसिस 2 टाइप का? एक तो कौन सा बच्चे? गेमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस। गेमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा तो बोला जाएगा गेमेटिक मियोसिस। जब बच्चों मेन बॉडी फॉर्मेशन के लिए तो जाइगोट में मियोसिस तो बोला जाएगा जाइगोटिक मियोसिस। तो बताइए हायर प्लांट्स के अंदर गेमेटिक मियोसिस या जाइगोटिक? गेमेटिक मियोसिस। और लोअर प्लांट्स में जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है जी। आगे अगला पॉइंट आता है कि माइटोसिस और माइटोसिस होने का रीजन क्या है? माइटोसिस होने का रीजन क्या है? माइटोसिस क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया सेल के अंदर कि माइटोसिस हो रहा है? इस राज को राज ही बने रहने देते हैं कल सुबह तक। कहने का मतलब बाकी का कल। हाँ जी, ऑनलाइन वाले समझ में आया बच्चे? ओनली मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं करनी।
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा जो रीजन होता है क्रोमोसोम में उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। पहले मॉड्यूल पढ़े, फिर एनसीईआरटी पढ़े। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम यूटिलाइज करते हो, फालतू की एक्टिविटी में कितना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। नीट कब होगा एनटीए बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। फोन नंबर का क्या करेगा, फोन नंबर नहीं है मेरे पास, फोन है ही नहीं। एंड बच्चे अभी पता नहीं है नीट का कब होगा, एनटीए का कुछ पता नहीं है अभी। मैं ऐसे बता दूं अभी कि मई में होगा और मई में नहीं हो, फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए तो, है ना। ठीक है, थैंक यू।